गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि बैकएंड एज अ सर्विस क्या होती है और आप लोग बैकएंड एज अ सर्विस को क्यों यूज करना चाहेंगे, क्या फायदे इसके होते हैं अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम स्क्रैच पूरी ऐप को लिखने से। मैं आप लोग को यहाँ पर ये चीज प्रैक्टिकली करके बताऊंगा एपराइट की सहायता से, जो कि एक बैकएंड एज अ सर्विस है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कलेक्शंस कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं एपराइट में। इसके बाद हम लोग एक ऐप कोड करेंगे जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली बैकएंड एज अ सर्विस को यूज करके क्या फायदे मिलते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो बैकएंड एज अ सर्विस का मतलब कि आपने बैकएंड को आउटसोर्स कर दिया। अब आप लोग सिर्फ फ्रंट एंड को कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ते हो। आप लोग यहाँ पर फ्रंट एंड पर फोकस करते हो, फ्रंट एंड बनाते हो। बैकएंड जो है वो आप बस डायरेक्ट करते हो, एक तरह से बस ये देखते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, मॉनिटर करते हो कौन सा यूजर कब बनाना है, ये सब आप लोग सिंगल क्लिक से बनाते हो। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्टली इस चीज को आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे, एपराइट को देखेंगे, इंस्टॉल करेंगे, बैकएंड एज अ सर्विस को समझेंगे और एक ऐप बनाकर एक यूज केस को देखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं बिना कंप्यूटर स्क्रीन में आया आप लोग को बता नहीं सकता। तो जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बैकएंड एज अ सर्विस क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं बैकएंड एज अ सर्विस की, तो बैकएंड एज अ सर्विस का मतलब कि आपने बैकएंड यूज कर लिया, बना बनाया। अब बना बनाया आप कैसे यूज कर सकते हो? आपको कहोगे यार मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, या फिर मान लो आपको एक ब्लॉग बनाना है, तो हम दोनों एक बैकएंड कैसे यूज कर सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग एक ऐसा सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जिसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड करके दे रखी हो, जैसे कि यूज़र ऐड करने का बटन हो। मुझे फ्रॉम स्क्रैच डेटाबेस में एक एक एंट्री क्रिएट करने से लेकर कुछ भी डिलीट करने का कोड, एक्सेस देने का कोड, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। अब अगर मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ लेट अस से मोबाइल अपना, ठीक है, मैं एक यूज़र हूँ, आप यूज़ कर रहे हो डेस्कटॉप। मान लो मैं एक मोबाइल ऐप बनाना चाहता हूँ, एक iOS ऐप बनाना चाहता हूँ या एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहता हूँ, या फिर परसों मैंने सोचा क्यों ना मैं एक डेस्कटॉप ऐप भी निकाल दूँ, क्यों ना मैं APIs भी देना शुरू कर दूँ। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं करूँगा तो मुझे अपने बैकएंड में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने कोड में। मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार जब आप एक ऐप बनाते हो। मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब भी मैं कोई ऐप बनाता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ जो है वो कभी कभी परेशान करती है। आप लोगों ने एक यूज़र को ऐड करने का कोड लिखा, वो नहीं चल रहा है, अब आप यहाँ पर अटक चुके हो। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी परेशान करती हैं, उसमें आपको मदद करती है बैकएंड एज अ सर्विस। सो अब यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि बैकएंड एज अ सर्विस क्या होती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने डिजिटल ओशन के कंट्रोल पैनल में आ चुका हूँ और मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगा यहाँ पर एक ड्रॉपलेट जिसमें कि हम एपराइट को इंस्टॉल करेंगे। एपराइट एक ओपन सोर्स बैकएंड एज अ सर्विस है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एपराइट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या होता है। ये सिंपली एक बैकएंड एज अ सर्विस है, बस इसकी खासियत ये है कि ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब कि हमारे हाथ में ग्रैनुलर कंट्रोल्स हैं, हम लोग की ज़्यादा बिलिंग वगैरह ज़रूरत नहीं है हमें देने की पैसे वैसे किसी को, अगर हम लोग अपना बैकएंड खुद से एक बहुत ही छोटे लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा जो उनको होस्टिंग की जो फीस होती है वही काफ़ी भारी पड़ती है अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो, इन केस उनके पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई भी रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप एपराइट को यूज़ कर सकते हो एक ड्रॉपलेट के अंदर। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉपलेट बनाता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ड्रॉपलेट में आ गया हूँ, मैं बैंगलोर में बनाऊंगा, बाजू में ये। इसके बाद मैं यहाँ पर मार्केट प्लेस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एपराइट सर्च करूंगा, एपराइट, ठीक है, एपराइट सर्च करूंगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एपराइट यहाँ पर, और ये एपराइट जो है ऑन उबंटू 20 मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग जो है इसको चूज़ कर सकते हो डिस्क अपने हिसाब से। मैं $12 वाली ले रहा हूँ और $6 की भी है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे, पहले $5 की थी ये कन्फिग्रेशन, अब $6 की हो गई। अरे यार $4 की भी तो है, और यार अब तो मैगी भी ₹14 की हो गई। तो ठीक है ना, सही है सब। अब यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा और मैं यहाँ पर बड़ा सुपर सिंपल पासवर्ड यहाँ पर रखने वाला हूँ, हैरी और YT12YT, ठीक है, ये मैं रख रहा हूँ। इस पासवर्ड को मैं कॉपी कर लूँगा, वैसे मुझे ज़रूरत पड़ने नहीं वाली इस पासवर्ड की। इसके बाद मैं इसका नाम रखूँगा एपराइट YT, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया एपराइट YT टू डू रख देता हूँ इसका नाम, ठीक है। और मैं क्रिएट ड्रॉपलेट पर क्लिक कर दूंगा और ये ड्रॉपलेट फिर जो है उसके बाद बन जाएगी मेरी, और फिर मैं वापस आऊँगा। जितनी देर में ये प्रोविजन हो रहा है ना, मैं पता है क्या करूँगा, आप लोग को थोड़ा एपराइट के बारे में बताऊँगा कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे यूज़ करना है। अब इसमें सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है कि आप लोगों को बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा ऑलरेडी हो रखा है। आप अपनी एप्लीकेशन एक सॉलिड फाउंडेशन से बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एपराइट ने ले कर दिया आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ और इसको हमने क्योंकि इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी डिजिटल ओशन पे, आप चाहे तो डॉकर से भी कर सकते हो, ये कमांड कॉपी करके इंस्टॉल।
अपने सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग उतना फॉलो नहीं कर पाओगे जितना अगर मैं यहाँ पर डिजिटल ओशन में या कुछ भी दूसरी होस्टिंग सर्विस यूज़ कर लेना यार, बात बराबर है, ठीक है। तो ये कर लेना। और अगर डिजिटल ओशन यूज़ करते हो तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, जिससे कि $100 मिल जाएगा आपको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप दूसरी भी होस्टिंग यूज़ कर सकते हो अगर कुछ और आप यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं है। अब यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक बार आपने एपराइट अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लिया तो सर्वर पे आप लोग बना सकते हो डेटाबेस, कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप लोग MongoDB में बनाते हो अगर आप लोग उससे वाकिफ हो तो। अब यहाँ पर आप देखो npm इंस्टॉल एपराइट मुझे करना है, ये मुझे फ्रंट एंड पे करना है, मैं एक वेब ऐप बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड फॉर वेब में आया, आप फ्लटर के लिए और सर्वर के लिए इन सब के लिए भी कर सकते हो इन सब चीज़ों को। मैं अभी यहाँ पर वेब का यूज़ केस आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। तो बढ़िया, तो ये कंसोल देखो खुल गया है यहाँ पर। अभी शायद इसके अंदर एपराइट अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, बट मैं इसका वेट करता रहूँगा और ये थोड़े टाइम के बाद इंस्टॉल हो भी जाएगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, जितनी देर में ये हो रहा है हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं और मान लो मैं एक टू डू ऐप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो, ठीक है, मैं बनाने नहीं वाला हूँ, मैं पहले ही आपको बता दूँ कि मैं अभी यहाँ पर टू डू ऐप नहीं बनाने वाला हूँ, मैंने मान लो बोला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक टर्मिनल खोलूँगा यहाँ पर और कहा गया टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एट फोल्डर, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। मैं क्रिएट नेक्स्ट ऐप की सहायता से एक नई नेक्स्ट ऐप बनाऊँगा, यान क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखूँगा। यहाँ पर कहाँ गए तुम टर्मिनल मेरे, ये रहे तुम, यहाँ पर मैंने एंटर मारा। अब ये कह रहा है यान npm-i-g यान, ठीक है। और ये यान इस पर इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि मुझे एक्चुअली इसको सूडो के साथ चलाना होगा। कहाँ गया मेरा कंट्रोल, सूडो, कैप्स लॉक क्यों खुल गए तुम, ठीक है यार। ये देखो मैं ना ये सेटअप आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, उसका रीज़न ये है कि फिर लोग बोलते हैं कि यार आपने सेटअप नहीं दिखाया, आपने ये कैसे किया, आपने वो कैसे किया, ठीक है। तो मैं वो भी नहीं चाहता हूँ। तो यान क्रिएट नेक्स्ट स्टेप अब चल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका नाम मैं डॉट लिख दूंगा, भी कह रहे हैं इनवैलिड प्रोजेक्ट नेम। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टू डू रख देते हैं इसका नाम। टाइप स्क्रिप्ट फॉर नाउ नहीं, ESLint फॉर नाउ नहीं। वुड यू लाइक टू यूज़ SRC डायरेक्टरी, ना यार। एक्सपेरिमेंटल ऐप डायरेक्टरी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बाय द वे एक्सपेरिमेंटल ऐप डायरेक्टरी नेक्स्ट.js की अच्छी है, कभी और किसी वीडियो में बात करते हैं, अगर आप लोगों को करनी हो तो मुझे बताना। व्हाट alias वुड यू लाइक टू बी कन्फिगर्ड, मैंने क्या येस कर दिया, नहीं किया, ठीक है। हाँ ठीक है, बन गया, बना दो भाई मेरी आप जल्दी से, कुछ भी करके, कुछ भी चलेगा मेरे को। अब यहाँ पर मैं VS कोड खोलूँगा, VS कोड खोल के ये जो फोल्डर है ना वो ड्रैग करूँगा इसमें, तो मेरा ये फोल्डर खुल जाएगा VS कोड में। खुल जाओ भाई, हाँ, ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस कर दिया मैंने। हाँ ठीक ही है यार, क्या ही जाता है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे करूँ अगर, और यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ यान डेव, ये क्या हो रहा है, अच्छा अभी भी ये बन रही है शायद मेरी ऐप, अभी भी बन रही है, हाँ। तो इसका वेट करते हैं। सो यार ये जो ड्रॉपलेट है वो बन चुकी है, तो मैं इसके IP एड्रेस को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करके अपनी नई टैब में खोलूंगा। और आप लोग देखो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है ऐप राइट साइन इन करने को बोल रहा है। तो पहले मुझे साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर हैरी लिखूंगा, ईमेल लिखूंगा। मेक श्योर कि आप ईमेल करेक्ट डालें, क्योंकि जो आपका पासवर्ड जब रीसेट वगैरह करना पड़ गया बाई चांस आपको, तो यही ईमेल पे जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने बड़ा अजीब सा पासवर्ड रखा था ना अपना, कहाँ गया, मैं एक काम करता हूँ, पासवर्ड को IP डाल देता हूँ। मुझे पता है सबसे गंदी प्रैक्टिस है, आप लोग कभी मत करना है ऐसा, बट ठीक है यार, आप लोग अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाय रजिस्टरिंग यू एग्री दैट यू हैव, हाँ ठीक है, मैंने पढ़ लिया है ये प्राइवेसी पॉलिसी, और ये मैंने एक्चुअली याद कर लिया था, ये आप भी कर लेना इसको पूरा ऊपर से नीचे तक मैं पढ़ चुका हूँ इसको। अब यहाँ पर फर्स्ट ऐप राइट प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर नाम देने वाला हूँ इसका टू डू, ठीक है। तो मैं स्मॉल में लिखूँगा टू डू, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और इसको मैं टू डू के नाम से ही प्रोजेक्ट ID देने वाला हूँ, ठीक है। टू डू प्रोजेक्ट, या फिर मैं अगर कुछ नहीं भी लिखूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है, ठीक है, रैंडमली, तो मैं नहीं दूंगा इसको कुछ। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर मैंने टू डू रख दिया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या कैसी ऐप बनाना चाहते हो। मेरी वेब ऐप है तो मैं वेब ऐप से मतलब रखूँगा। अगर मैं फ्लटर ऐप बना रहा हूँ, एंड्रॉइड ऐप बना रहा हूँ, एप्पल ऐप बना रहा हूँ, तो ये यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने सर्वर से इंटीग्रेट कर सकता हूँ एक API की लेके, या फिर मैं वेब हुक्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लेना। लेकिन अभी के लिए हम लोग वेब ऐप पे जाएंगे और यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ नेक्स्ट ऐप, जो कि मेरी Next.js ऐप होने वाली है। तो मैं नेक्स्ट ऐप पर क्लिक करूँगा। होस्ट नेम में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोकल होस्ट डाल दूंगा, लोकल होस्ट, और
आप लोग को डोमेन वाइल्ड कार्ड जो है बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि यार क्या होता है ना कि यहाँ से फिर ये एरर नहीं देगा, इन डोमेन से एक्सेप्ट कर लेगा कनेक्शन डायरेक्टली। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है भाई npm इंस्टॉल ऐप राइट कर लो। ठीक है, npm इंस्टॉल ऐप राइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट कर लूँगा इसको यहाँ पे। आप npm यूज़ कर रहे हो तो npm, नहीं तो यान से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो इम्पोर्ट क्लाइंट फ्रॉम ऐप राइट, ये मैं इस्तेमाल करके एक्चुअली क्लाइंट बना सकता हूँ अपने ऐप राइट का। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, बताऊँगा आपको कैसे बनाना है। देखो इन्होंने बता रखा है कि इंपोर्ट करो क्लाइंट को और फिर इसके बाद क्लाइंट बना लो। तो मैं क्या करूँगा, पेजेस डायरेक्टरी में जाके index.js के अंदर ये चीज़ करूँगा। बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज़ कि आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट इंपोर्ट करना और उसके बाद अपने रिएक्ट कंपोनेंट्स में, या फिर अगर Next.js यूज़ कर रहे हो तो Next.js में यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर नाउ मैं क्या करूँगा, जस्ट आप लोगों के लिए ताकि आसान रहे, मैं इसी प्रोजेक्ट में एक नई ये बनाऊंगा और एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा app-write-test.js। ठीक है, और मैं जो भी काम करने वाला हूँ वो यहाँ करूँगा ताकि इसको एक Node.js प्रोग्राम की तरह मैं रन कर सकूँ। मुझे पता है आइडियली आप लोग पेजेस के अंदर ये काम करना चाहोगे, अपने रिएक्ट ऐप के अंदर बनाना चाहोगे क्योंकि आप एक वेब ऐप बना रहे हो। बट मैं जस्ट एक ओवरव्यू आप लोग को देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि कैसे इस्तेमाल करना है चीज़ों को। तो हैविंग सेड दैट, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसके बाद। और अब आप लोग को मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यू आर रेडी टू गो, टेक मी टू माई डैशबोर्ड फॉर श्योर। ठीक है, ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है। ठीक है, मेरी प्रोजेक्ट आईडी है, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ क्लिक करके। ये कॉपी हो चुकी है एक्चुअली, और यहाँ पर आप लोग प्रोजेक्ट आईडी जो है दोगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट आईडी डाल दिया। आई थिंक ये पहले से लगी हुई थी, गुड। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस बनाना चाहूँगा, बट उससे भी पहले मैं एक यूज़र बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि यूज़र बनाने के लिए आप लोग यहाँ क्लिक कर सकते हो और एक नया यूज़र बन सकता है। तो आपकी ऐप के जितने भी यूज़र्स हैं, जैसे कि मान लो आप बनाना चाहते हो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, तो उसके सारे यूज़र्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। इन स्पेसिफिक यूज़र्स को आप सेटिंग्स पर क्लिक करके अमेजॉन से, एप्पल से और जीरो से इनसे भी लॉगिन करवा सकते हो। तो ये सारे भी आप लोग को यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि गूगल लॉगिन के लिए आपको चाहिए होती है ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट। अगर आपने GCP पे कोई ऐप वगैरह बनाई है तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप डालने के बाद इसको कन्फिगर कर सकते हैं। सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगा ये सब डालने के बाद। ठीक है, बट अभी मैं ऑथ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं डेटाबेस पर ध्यान दूंगा और मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाऊंगा। इसका नाम मैं ToDoDB रखूँगा। ठीक है, और मैं ToDoDB रखूँगा और यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। अब इसमें मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा टूडूज। अब एक ToDoDB के अंदर बहुत सारी कलेक्शंस हो सकती हैं। आप इसको ऐसे समझ लो कि आपका एक डेटाबेस है, उसके अंदर अलग अलग टेबल्स हैं, यूज़र्स हो सकती है, टूडूज हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि हमारे पूरी इस प्रोजेक्ट के यूज़र्स तो यहाँ पर ऑथ में हैं, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, आप एक अलग से कलेक्शन बनाकर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी उसमें डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मान लो टूडूज करके ये कर दिया। अब मैं एक नया डॉक्यूमेंट अपना बना सकता हूँ, बट डॉक्यूमेंट से पहले मुझे एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा जो कि ये बताएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट किस तरह से दिखता है। जैसे कि मैं चाहूँगा कि मेरे टू डू का एक टाइटल हो, उसको मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, साइज़ मान लो 12 कैरेक्टर्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं दूंगा, रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा और क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। आई होप कि मैंने बहुत तेज़ नहीं बताई ये चीज़। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेटा क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक और एट्रीब्यूट, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करके एक नया एट्रीब्यूट बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर दूंगा DESC। मान लो मेरे एक टू डू का टाइटल और DESC होगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और मैं इसको यहाँ पर स्ट्रिंग कर दूंगा और यहाँ पर इसका साइज़ मान लो 500 कैरेक्टर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, येस इट शुड बी रिक्वायर्ड, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ऐड करना चाहूँगा डॉक्यूमेंट। तो मान लो मैंने कर दिया बाय फ्रूट्स। ठीक है, प्लीज़ बाय बनानाज, एप्पल्स एंड टोमेटोज़ फॉर डिनर। ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा और मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब ये डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी डिसेबल्ड है, कोई बात नहीं, मैं इसको एनीवेज ऐड करना चाहता हूँ। तो इसने मुझे एक डॉक्यूमेंट आईडी दी और ये डेटा ऐड हो गया। यही डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा हो सकता था मेरी एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये बैकएंड एज अ सर्विस मैंने इस्तेमाल करी, जस्ट आपको बताना चाहता था। अब डेटाबेस और कलेक्शन क्योंकि हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अपने प्रोग्राम में देखेंगे कि ये चीज़ प्रोग्रामेटिकली कैसे करी है, क्योंकि आइडियली तो मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू चीज़ें करना चाहता हूँ ना। तो मैं ऐप राइट की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा और यहाँ पर ढूंढूंगा कि किस तरह से मुझे एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है। अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए आपने इस तरह से एक नया अकाउंट बना सकते हो आप, और आइडियली आप ये सब चीज़ें सर्वर साइड पे करोगे। अब यहाँ पर देखो लिसन टू चेंजेस, और सब्सक्राइब करके आप चेंजेस के लिए लिसन कर सकते हो। अब मैं बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे डेटाबेस के अंदर एंट्री। तो मैं यहाँ पर डेटाबेसेस पर क्लिक करूँगा
और यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखो डेटाबेसेस इक्वल टू न्यू डेटाबेसेस क्लाइंट, अपने क्लाइंट के थ्रू एक डेटाबेस बनाओ और यहाँ पर डेटाबेस के लिस्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हो आप। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ, मैं ये लिस्ट डॉक्यूमेंट को यूज़ करता हूँ। और लिस्ट डॉक्यूमेंट कहाँ से हो रहा है, इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, डेटाबेसेस डॉट लिस्ट डॉक्यूमेंट मैंने किया। तो पहले मैं ये न्यू डेटाबेस बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं यहाँ से लूँगा डेटाबेसेस, ठीक है। मैं जस्ट आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने क्लाइंट बनाया, इस प्रोजेक्ट में मैंने क्लाइंट बनाया। अब मैं क्या करूँगा कि कॉन्स डेटाबेसेस इज इक्वल टू न्यू डेटाबेसेस क्लाइंट, और इसके बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ एक नया डॉक्यूमेंट। तो मैं इतना पोर्शन कॉपी करके अपने VS कोड के अंदर इसको कुछ ऐसे ऐसे करना चाहूँगा, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि सब कुछ खूबसूरत दिखे। अब यहाँ पर मुझे डेटाबेस की आईडी डालनी है। अपनी डेटाबेस की आईडी मुझे कहाँ पर मिलेगी, मैं डेटाबेसेस में जाऊँगा और ये देखो कॉपी डेटाबेस आईडी, मैंने डेटाबेस आईडी जो है वो कॉपी कर ली है अपनी, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेटाबेस आईडी कॉपी कर दूँगा। फिर डेफिनेटली मुझे कलेक्शन आईडी चाहिए, तो कलेक्शन आईडी मुझे कहाँ मिलेगी, ये मेरी टू डूज DB कलेक्शन है, कलेक्शन आईडी यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, मुझे मेरी कलेक्शन आईडी मिल गई, ठीक है। और इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट आईडी कॉपी करूँगा अगर मुझे एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है। अब क्योंकि मुझे एक जो नया डॉक्यूमेंट बनाना है उसकी मैं रैंडम आईडी देना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक कमांड होता है ऐपराइट में, एंड आई एम सर्चिंग फॉर इट। रैंडम आईडी डॉक्यूमेंट की देने के लिए क्या होता है, डेटाबेस आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी, ये रिक्वायर्ड है अगर हम गेट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो। लेकिन अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं ना डॉक्यूमेंट, तो आप id.unique डाल सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है। तो ये id.unique जो है आप ये डाल सकते हो यहाँ पर, मैं यही डालूंगा। और इसके बाद मैं कहूँगा टाइटल, आई एम टाइटल। मुझे बताइए, दिस इज़ नॉट द बेस्ट टू डू दैट यू कैन क्रिएट, बट अगैन यार ठीक है, IMDESC, मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। और मैं यहाँ पर ज़रा टॉगल वर्ड रैप करूँगा ताकि पूरी चीज़ दिखे आप लोगों को एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर सक्सेस हुआ तो कंसोल लॉग हो जाएगा, एरर हुआ तब भी ये हो जाएगा। लेकिन इससे भी पहले ये प्रोग्राम चलाऊंगा तो एरर देगा, बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये कह रहा है कैनॉट इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको टाइप मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। अब हाँ, मुझे पता है इससे मेरी नेक्स्ट.js एप्लीकेशन ब्रेक हो सकती है, बट मैं जस्ट इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिवर्ट कर दूंगा वो चीज़। अब ये देखो, ये कह रहा है डेटा बेसिस इज नॉट डिफाइंड, वाई, ओके। तो यहाँ पर मैंने डेटा बेसिस एक्चुअली इम्पोर्ट नहीं किया था ऐपराइट से। अब मैं इसको रन करूँगा, ID नॉट डिफाइंड, ये रहा ID नॉट डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ID 123 के नाम से अपनी जो ID है वो चूज़ कर ली है। और यहाँ पर ये कह रहा है करंट यूज़र इज़ नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन। इसका भी रीज़न आपको बताता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर कलेक्शन में जाओगे और इसके बाद सेटिंग्स में जाओगे और परमिशन में जाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन इसमें क्या क्या कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सबको दे दी परमिशन, और यहाँ पर मैंने ये परमिशन अपडेट कर दी। अब मैं चलाऊँगा ना ये प्रोग्राम, तो आप देखो यहाँ पर आई एम टाइटल, IMDESC यहाँ पर बन गया, और ID यहाँ पर आ गई डॉक्यूमेंट ID 123, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स पर जाने के बाद डॉक्यूमेंट ID 123 ये यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसमें और आईडीज़ जो है ऐड कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि एक यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तो आप यहाँ पर ये ID.unique यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली नई नई आईडीज़ जनरेट हो जाएंगी, और मैं चाहूँ तो सेम चीज़ यहाँ पर डाल सकता हूँ। अब ये आईडी आप लोग इंपोर्ट कर लेना ऐपराइट से कुछ इस तरह से, और ये करने के बाद आपकी जो यूनिक आईडीज़ हैं वो जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर रन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और अभी मैं देखूंगा यहाँ पर तो बहुत सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे मुझे। तो मैं इस पेज को ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर सेम टाइटल्स और DESC जनरेट हो चुके हैं। आइडियली आपके टू डूज रहेंगे, तो बड़े आराम से एक टू डू लिस्ट आप बनाई जा सकती है ऐपराइट की सहायता से, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, ठीक है। तो आप लोग इसको बना सकते हो बड़े आराम से, और अपनी वेब बना सकते हो जो ऐपराइट है उसका यूज़ करके। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, ज़्यादा आप लोगों को कोई भी रॉकेट साइंस आने की ज़रूरत नहीं है इसको सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक चीज़ खुद से लिखनी है, इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हो रखी है। हमने देख लिया कि किस तरह से डेटा को पुल करना है, किस तरह से यहाँ पर आप लोग यूज़र बना सकते हो, और यूज़र आप API से भी बना सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सबके सब ऐपराइट को इंस्टॉल करके एक बार इसको ट्राई आउट ज़रूर करना, बिकॉज दिस इज़ ओपन सोर्स और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। अब यहाँ पर ऐपराइट में आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप ऐपराइट होम पे जाओगे तो आप एक और प्रोजेक्ट बना सकते हो यहाँ पर, और मान लो मैं यहाँ पर ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाहता हूँ, या फिर मान लो माई कार्ट के नाम से एक ई-कॉमर्स स्टोर अपना बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऐड कर सकता हूँ, एंड द प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर, ठीक है।
सो आप लोग इसको भी एक्सप्लोर करना। सो कुल मिला के बैक एंड एज अ सर्विस चीज़ों को आप लोगों के लिए आसान बना देता है कि आप लोग को इसको यूज़ करना ही करना है। एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है कि इसके बिना ऐप्स नहीं बनेंगी, लेकिन इसकी सहायता से आप लोग अपने डेवलपमेंट टाइम को 10 गुना कम कर सकते हो। आप लोग ज़रा सोचो, जो कोड लिखने वाले थे यूज़र्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, छोटे छोटे एरर्स को आप हैंडल करोगे, वो आपको यहाँ पर चुटकियों में मिल जाएगा। ठीक है, सो बैक एंड एज अ सर्विस का यही फ़ायदा है। आप लोग अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म्स में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। सो आप लोग का क्या कहना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में बैक एंड एज अ सर्विस के, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एपराइट को एक बार जो हमने इस वीडियो में किया है उसको ट्राई आउट ज़रूर करना, मुझे बताना आप लोग का क्या ख्याल है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।